हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो चिल्ड्रन, जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जाके प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप के, तो टोटल 5 टाइप हमने देखा था। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, है ना, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। आई बात समझ में। फिर हमने देखा था कि उसे लिखते किस तरह, जैसे यूनिटरी इलास्टिक को हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक को लिखेंगे AD इज लेस देन 1, है ना। सो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आएगा तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा चिल्ड्रन। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स है, यानी कि ऐसे कौन कौन से कैलकुलेशन है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं ऐसे कौन से मेथड्स है चिल्ड्रन। सी 3 पॉपुलर मेथड्स फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर डिस्कस बिलो। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए 3 मेथड्स है। ओके, चलिए सबसे पहला मेथड देखते हैं, रेशियो मेथड। Ratio method is also known as percentage method or arithmetic method. It was developed by Dr. Alfred Marshall. The following formula is used for the measurement of price elasticity of demand. तो सबसे पहला मेथड है चिल्ड्रन, उसे हम कहते हैं रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड को हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं या फिर अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। इसे किसने डेवलप किया था? इसे डेवलप किया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि रेशियो मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है जिससे कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सी AD इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसे किस तरह से पढ़ते हैं मैंने बताया था, चेंज इन क्वांटिटी टू चेंज इन प्राइस। ओके, जो ट्राइंगल यानी कि जो डेल्टा है इसको क्या पढ़ते हैं हम, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, देखो, बाय अप्लाइंग द अबव फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इफ द रिजल्ट इज 1 then it is a unitary elastic. If the result is more than 1 then it is relatively elastic, and if it less than 1 then it is relatively inelastic. तो उसका मतलब क्या है, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे रेशियो मेथड में, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर अगर हमारा 1 आया तो हम बोलेंगे इट इज़ द यूनिटरी इलास्टिक, और आंसर हमारा 1 से ज़्यादा आया तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक, और आंसर अगर 1 से कम आया तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक। आई बात समझ में। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, फॉर इंस्टेंस, अब देखो मान लो ये आपका शेड्यूल है, ठीक है, जिसमें प्राइस कितना है, पहले 20, फिर इसके बाद प्राइस है 25, बढ़ गया। ओके, फिर इसके बाद क्वांटिटी 20 पे प्राइस पे क्वांटिटी यानी डिमांड कितना था 10, और 25 के प्राइस पे डिमांड कितनी थी 9। ठीक है, तो अब देखो ये फार्मूला हमें किस तरह से यूज़ करना है, फार्मूले में किस तरह से डालना है। देखो, सी AD इज इक्वल टू चेंज इन क्वान्टिटी चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वान्टिटी। सबसे पहले मैंने क्या करा, सेम फार्मूला ही लिखा। अब AD इज इक्वल टू 1/5 इंटू 20/10। अब आप बोलोगे सर ये 1/5 कहाँ से आया? देखो, इसका मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। पहले 10 था फिर 9 हुआ, कितना चेंज आया 1 का, तो 1 लिख दिया। फिर इसके बाद चेंज इन प्राइस, अब देखो यहाँ पे प्राइस का कितना चेंजेस आ रहा है, पहले 20 था फिर 25 हुआ, 5 का तो 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, फिर है प्राइस, तो मैंने ये वाला प्राइस लिया है 20, तो ये हो गया 20। ठीक है, फिर है क्वान्टिटी, तो जो प्राइस लिया उसके ही सामने वाला क्वान्टिटी लेना है, कितना है 10, तो 10 लिख दिया। आई बात समझ में। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा AD इज इक्वल टू 4/10। अब 4 कैसा आया, देखो 5 1 ज़ा 5, है ना, और 5 4 ज़ा 20। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 4 1 ज़ा हो गया 4, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो 10 1 ज़ा हो गया 10। जब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, AD इज इक्वल टू 0.4। तो देखो हमारा आंसर जो है वो 1 से कम आया, है ना, लेस देन 1 आया, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर। देखो AD इज लेस देन 1, सो इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। आई बात समझ में। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके रेशियो मेथड में हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। क्लियर हो गया। तो चलिए अब सेकेंड मेथड हम देख लेते हैं कि सेकेंड मेथड कौन सा है। से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। Total expenditure method is also known as total outlay method. It was developed by Dr. Alfred Marshall. Here, the total expenditure refer to the product of price and quantity demanded. अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं चिल्ड्रन, इसे भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया था। अब टोटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पे मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का पे मतलब है मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब यही अब हमारा फॉर्मूला बनने वाला है। सी
टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, प्राइस को क्वांटिटी डिमांड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? सी बाय अप्लाइंग द अबव फार्मूला वी कैन कैलकुलेट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। फॉर इंस्टेंस, अब ये जो फार्मूला इसे हम यूज़ करके भी प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखो सबसे पहले बॉक्स में प्राइस है, फिर डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, फिर उसके बाद टोटल आउटले यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अब समझ लो कि आपका कमोडिटी ए है, उसकी पहली कितनी प्राइस थी 10 रुपये, उसकी डिमांड थी 6, तो आपको क्या करना है P इंटू Q, ये P है और ये Q, मतलब 10 इंटू 6 कितना हो गया 60, है ना। फिर उसके बाद उसका प्राइस बढ़ गया 20 हो गया, तो जाहिर सी बात है डिमांड कम हो जाएगी, 5 हो गई, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया 100। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डिमांड है पहले कम था, उसके बाद डिमांड जो है था, जो एक्सपेंडिचर था हमारा पहले वो कम था 60 था, उसके बाद जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये होगा ED इज़ ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में? देखो Q ग्रेटर देन 1 बिकॉज हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो ED इज़ ग्रेटर देन 1 को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, है ना। ऐसे डिमांड को हम कौन सा डिमांड बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, क्यों यहाँ पे ED इज़ ग्रेटर देन 1 है। आई बात समझ में? अब मान लो आपका एक और कमोडिटी B कमोडिटी जिसका प्राइस है 30, उसका डिमांड है 4, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 120। ओके, फिर इसके बाद प्राइस बढ़ गया 40 हो गया, तो प्राइस तो डिमांड कम हो जाएगा 30, तो 40 इंटू डिमांड कम हो जाएगा 3, तो 40 इंटू 3 कितना हो गया 120। यहाँ पे देखो पहले हमारा एक्सपेंडिचर भी 120 था, उसके बाद भी हमारा एक्सपेंडिचर कितना था 120 ही है, तो ED यहाँ पे कैसा हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा हमारा इलास्टिसिटी यहाँ पे है, यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे हमारा डिमांड कैसा है, यूनिटरी इलास्टिक। ED इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक। आई बात समझ में? अब देखो C कमोडिटी है ना, तो उसका प्राइस 50 है, डिमांड है 2, तो कितना हो गया 100। ओके, उसके बाद प्राइस बढ़ गया 60, डिमांड हो गई 1। ओके, तो कितना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर 60। देखो पहले हमारा खर्चा कितना आ रहा था 100, उसके बाद प्राइस बढ़ाने के बाद हमारा खर्चा कितना आया 60। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा ED जो है वो कम है, किससे कम है 1 से। देखो यहाँ पे कम हो गया ना ED, और यहाँ पे देखो ED बढ़ गया, तो इसलिए ED इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ED बराबर है तो ED इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ED कम है तो ED इज लेस देन 1। तो जब ED इज लेस देन 1 यानी कि जब डिमांड 1 से कम होगा, तो इसको कौन सा डिमांड बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक। आई बात समझ में? सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम इस फॉर्मूले को प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड को यूज़ करके इस तरह से पता कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। आई बात समझ में? तो चलिए चिल्ड्रन सबसे लास्ट मेथड और तीसरा मेथड हम देख लेते हैं कि कौन सा है। सी पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। एट एनी पॉइंट ऑन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। अब पॉइंट मेथड है तीसरा, और ज्योमेट्रिक मेथड भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड हमारा कौन सा है, पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। इसे भी किसने डेवलप किया था, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, तो इसका भी एक फार्मूला रहेगा चिल्ड्रन, है इसको डिमांड कर्व को कैलकुलेट करने के लिए डिमांड को। तो देखो फार्मूला क्या है, पॉइंट ऑफ ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। सी By applying the above formula, we can calculate types of price elasticity. Demand curve may be either linear demand curve or non-linear demand curve as follows. अब याद रखना चिल्ड्रन कि यहाँ पे हम पॉइंट मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ओके, तो जब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम कैसे डिमांड कर्व को मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं लीनियर डिमांड कर्व से और नॉन लीनियर डिमांड कर्व से। यानी कि इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं लीनियर डिमांड कर्व से भी और नॉन लीनियर डिमांड कर्व से भी। अब लीनियर डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है, देखो लीनियर डिमांड कर्व, तो अब लीनियर डिमांड कर्व कुछ इस तरह से होता है चिल्ड्रन। सी यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे है डिमांड और वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस, ठीक है। तो ये ए और बी ये हमारा क्या है, ये हमारा डिमांड कर्व है। तो लीनियर डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट आएगा चिल्ड्रन, ठीक है। देखो ये कैसा रेड में कैसा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। आई बात समझ में? सो इससे हम अभी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी। देखो लेट अस अज्यूम दैट AB इज़ अ डिमांड कर्व, इट्स डिस्टेंस इज़ 8 सेंटीमीटर। चलो मान लेते हैं कि जो AB है ये हमारा डिमांड कर्व है और इसका डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 4, ये हो गया 2 6 और ये हो गया 2 8। तो मतलब A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। अब मान लो मुझे P का जो है कैलकुलेट करना है डिमांड, तो कैसे करेंगे, देखो
एट पॉइंट पी द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर एज। अब पॉइंट पी पे देखो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सी P इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले मुझे P का कैलकुलेट करना था डिमांड, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे P इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट बोले तो क्या हो गया, P है और ये B, क्योंकि A भी हमारा डिमांड का होगा ना, तो इसलिए P और ये B, ये क्या होगा हमारा लोअर मतलब नीचे का सेगमेंट, तो पी बी अपॉन फिर क्या है पी ए क्यू, ये पी ए क्या हो गया हमारा अपर सेगमेंट, तो वो लिख दिया अपर सेगमेंट। अब ये 4/4 कैसे आया, देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो वैल्यू आ गई 4, ये भी 2 ये भी 2, कितना वैल्यू हो गया 4, तो 4/4 कितना आ गया इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, सी थर्स एट पॉइंट P डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक ED इज इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि जो P पे डिमांड हमारी कैसी है, यूनिटरी इलास्टिक ED इज इक्वल टू 1 है। आई बात समझ में। अब मान लो मुझे ना P1 को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो एट पॉइंट P1 द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर एज। अब P1 पे कैसे करेंगे, देखो सी P1 इज इक्वल टू P1B अपॉन P1A इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 0.33। मतलब क्या कि मुझे P1 का निकालना था, ओके तो मैं P1 लिख दूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट क्या होगा P1B होगा, तो वही लिख दिया मैंने P1B, और अपर सेगमेंट उसके बाद, तो अपर सेगमेंट क्या होगा P1A, तो मैं लिख दूंगा P1A। अब इसका वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दिया, और P1 से लेके A तक का वैल्यू कितना रहेगा 2 4 और ये 6, तो लिख दिया 6। जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.33। आई बात समझ में, ठीक है। सो देखो थर्स एट पॉइंट P1 द डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक ED इज लेस देन 1। तो हम बोल सकते हैं कि P1 पे हमारा डिमांड कैसा है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, ED इज लेस देन 1 है। आई बात समझ में चिल्ड्रन, तो इसे कहते हैं लीनियर डिमांड कर्व। ओके सो अब नॉन लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है चिल्ड्रन, ये भी बिल्कुल सेम होता है, बस एक टेंजेंट बन जाता है। किस तरह से, देखो नॉन लीनियर डिमांड कर्व। अब नॉन लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है चिल्ड्रन, हमारा डायग्राम जो यहाँ पे सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा एक टेंजेंट बन जाएगा डायग्राम पे से, कुछ इस तरह से। आई बात समझ पे। तो देखिए ये जो टेंजेंट बन रहा है हमारा, देखिए ये जो येलो में हमारा टेंजेंट बन रहा है, किस पे बन रहा है P पे। तो जहाँ से टेंजेंट बनेगा ना चिल्ड्रन, हमें वहीं से इलास्टिसिटी डिमांड को कैलकुलेट करना होता है। सो देखिए मैंने P से तो आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, ठीक है, P1 से बता दिया। अब मान लो कि हमारा टेंजेंट जो यहाँ पे बन रहा है P2 पे, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो सो एट पॉइंट P2 द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर एज। अब P2 पे किस तरह से मेजर होगी, सी P2 इज इक्वल टू P2B अपॉन P2A इज इक्वल टू 6/2/3। सेम P2B लिखना पड़ेगा, यानी कि लोअर सेगमेंट फिर क्या P2A, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2 यानी कि 2 4 6, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, कितना होगा 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो एट पॉइंट P2 डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी कि ED इज लेस देन 1। तो हम बोल सकते हैं कि P2 पे डिमांड कैसा है हमारा, रिलेटिवली इन इलास्टिक। आई बात समझ में। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।